मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 7 के लिए प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 1 की चर्चा करें। प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ और ये 4 स्तंभ। तो अंतिम स्तंभ ये है जो खाली है। समीकरण दिए हैं, चर का मान दिया है और बताना है कि चर का जो मान है वो समीकरण का हल है कि नहीं है। जैसा कि पाठ शुरू करने से पहले हमने पाठ शुरू करने के दौरान वीडियो में ये बताया था कि समीकरण का हल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार जांच करेंगे। x बराबर 3 दिया है तो x की जगह 3 रखने पर हम सोचेंगे कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं है। अब आप सोचिए कि x की जगह 3 रख देंगे तो क्या आएगा। सोचना है 3 धन 3 बराबर 6 हो जाएगा, और जबकि दाएं पक्ष में 0 लिखा है तो क्या कहेंगे, हल नहीं है। तो हाँ और नहीं में केवल उत्तर दें। अब x धन 3 बराबर 0 में x की जगह 0 रखोगा है, x की जगह 0 रख दिया तो 0 धन 3, तो 0 धन 3 बराबर 0 तो नहीं होता, क्योंकि 0 धन 3 बराबर 3 हो जाएगा, और जबकि दाएं पक्ष में 0 है तो यहाँ पर भी बायां पक्ष दाएं पक्ष बराबर नहीं हुआ तो हल नहीं है। फिर x धन 3 बराबर 0 के लिए x बराबर -3 दिया है। अब आप सोचिए कि x की जगह अगर आप -3 सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 धन 3 हो जाएगा बाएं पक्ष में, और -3 और धन 3 मिला के क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ऋण 3 है ये धन 3 है, दोनों दुश्मन हैं लड़ेंगे, तो दाएं पक्ष में भी 0 है। तो x बराबर -3 के लिए हमारे पास बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे हाँ। अब x ऋण 7 बराबर 1 के लिए x की जगह 7 सोचेंगे तो 7 ऋण 7, 7 ऋण 7 बराबर 0 आ जाएगा, जबकि दाईं ओर 1 लिखा है तो इसमें भी हल नहीं है, लिखेंगे। x ऋण 7 बराबर 1 में x की जगह 8 सोचना है, यहाँ पर 8 सोचिए तो 8 ऋण 7 बराबर 1, तो यहाँ पर हो गया क्योंकि दाएं पक्ष में भी 1 है। फिर 5x बराबर 25। मैं आपको बता रहा था कि चर और अचर संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह होता है छिपा हुआ। तो अब आप यहाँ पर 5 गुणा x समझेंगे इसको। 5 गुणा x बराबर 25, x की जगह 0 तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 0, 5 शून्यम 0, लेकिन यहाँ तो 25 लिखा है तो यह भी नहीं है। तो फिर 5x बराबर 25 में x की जगह 5 रखना है तो 5 गुणा 5, 5 बच्चे 25 बराबर 25। यहाँ पर मिला हमें दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है तो लिखेंगे हाँ। फिर उसके बाद x की जगह ऋण 5 रखना है। अब ऋण 5 रखना है तो 5 गुणा ऋण 5, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 बच्चे 25 तो आएगा जरूर, लेकिन ये धन चिन्ह में है ये ऋण चिन्ह में है तो गुणा होकर ऋण आएगा। तो बायां पक्ष कितना आ रहा है, ऋण 25, जबकि दायां पक्ष दिया है 25, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, नहीं। फिर उसके बाद m/3 बराबर 2, तो m/3 तो आपको समझ में आ रहा है कि m में 3 का भाग देके 2 आना चाहिए। तो m की जगह ऋण 6 सोचना है, तो ऋण 6 में अगर आप 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, लेकिन ऋण में धन चिन्ह का भाग दे रहे हैं तो ऋण ही आएगा, क्योंकि दोनों चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हैं, एक ऋण है एक धन है। जब भी विपरीत चिन्हों को आप गुणा करते हैं, जब भी विपरीत चिन्हों को आप भाग करते हैं तो हमेशा भागफल और गुणनफल ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पर एक चिन्ह ऋण है दूसरा चिन्ह धन है तो आपका भागफल ऋणात्मक आएगा, जबकि यहाँ दायां पक्ष 2 है तो इसमें भी आप नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार m/3 में m की जगह 0 सोचेंगे तो 0 में 3 का भाग देके 0 आ जाएगा बायां पक्ष, तो यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि दाएं पक्ष में 2 आना है। और अंतिम है m/3 बराबर 2 में m की जगह 6 सोचना है तो 3 दूना 2 बार भाग चला जाएगा और 2 ही है, तो यहाँ इसके लिए क्या लिखेंगे, हाँ। तो इस प्रकार आप अपनी इस सारणी को प्रश्न संख्या 1 की पूरी कर सकते हैं।
प्रश्न संख्या 2 है, जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं हैं। इस प्रश्न के 6 भाग हैं। तो पहले भाग में दिया है ए भाग है n धन 5 बराबर 19, कोष्टक में मान दिया है n बराबर 1। आपने क्या करना है, n की जगह 1 रख देना है। तो 1 धन 5 बराबर 1 धन 5 जो आएगा इसी के नीचे लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, बराबर 19 दाएं पक्ष को 5 के 6 बराबर 19 होता है कि नहीं, अब आप सोचिए। नहीं होता है तो आपने यहाँ पर लिख देना है नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो संगत हल है या नहीं, तो आप लिखोगे हल नहीं है। कौन? n बराबर 1। इसी प्रकार बी भाग है 7n धन 5 बराबर 19 के लिए n बराबर ऋण 2। 7 के बाद गुणा का चिन्ह जो छिपा हुआ है, उसके बाद n की जगह ऋण 2 धन 5 बराबर 19। तो हम बाएं पक्ष में 7 दूनी 14 कर देंगे ऋण का, क्योंकि धन और ऋण चिन्ह है। धन 5 बराबर 19। अब ऋण 14 धन 5 19 नहीं होगा, ऋण के 14 हैं धन के 5 हैं, तो 14 में से 5 घटेगा, ऋण 9 बराबर 19 होता है नहीं। तो लिखोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो अतः इसलिए यह भी हल नहीं है। तो इसी प्रकार जांच करनी है, और जहाँ पर LHS और RHS बराबर आएंगे तो वहाँ पर लिखना है आपने हल है, बाकी जगह हल नहीं है। इसी प्रकार भाग C है 7n धन 5 बराबर 19। तो यहाँ पर 7n धन 5 बराबर 19 के लिए n बराबर चेक करना है 2। तो 7 गुणा 2 धन 5, तो 7 दूनी 14 धन 5 हो जाएगा बराबर 19। अब 14 में 5 जोड़ के इसके नीचे लिखो 19 बराबर 19 होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हल है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। डी है 4p ऋण 3 बराबर 13 है। जांच करना है p बराबर 1 के लिए। तो 4 गुणा 1 ऋण 3 बराबर 13 है। 4 1 का 4 ऋण 3 बराबर तो होगा 1 बराबर 13 होता है नहीं। तो LHS बराबर नहीं है RHS, तो यहाँ पर भी नहीं का चिन्ह लगा देंगे। तो इसलिए क्या है, हल नहीं है। ई है 4p ऋण 3 बराबर 13 है। p बराबर ऋण 4। तो 4 गुणा ऋण 4 ऋण 3 बराबर 13। 4 चक्को 16 ऋण का, ऋण 3 बराबर 13। तो 16 में से 13 ऋण 19 बराबर 13 होता है नहीं होता है। तो चिन्ह लगाएंगे आप नॉट इक्वल टू का। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए यह भी हल नहीं है। तो इस प्रकार जांच करेंगे अंतिम भाग की भी। 4p ऋण 3 बराबर 13। p बराबर 0 के लिए हमें जांच करना है। तो 4 गुणा 0 ऋण 3 बराबर 13 है। 4 शून्य 0 ऋण 3 बराबर 13 होता है नहीं, क्योंकि 0 हटा दिया तो ऋण 3 बचा, 0 का तो कोई मतलब नहीं है। ऋण 3 13 के बराबर नहीं होता है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए यह भी p बराबर 0 भी हल नहीं है। तो इस प्रकार आप
प्रश्न संख्या 2 में दिए गए मान चेक करेंगे कि समीकरण के हल हैं कि नहीं हैं। जो हैं उनके लिए लिखा हल है, जो नहीं है हल नहीं है।